हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी तक हमने कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में हमने सिग्नल देखे थे। आज हम डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा डिस्क्रीट सिग्नल्स, ये बेसिकली किस तरह के होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल्स किस तरह के होते हैं उनको जरा में देखिए, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रीट सिग्नल्स में हम क्या देखते हैं, ठीक है। उधर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास ft सिग्नल है और ये कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन है, ठीक है। टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं इसके कुछ डिस्क्रीट इंटरवल पे इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। इनको पूरे को नहीं ले रहा, डिस्क्रीट इंटरवल पे ले रहा हूं, ठीक है। मतलब फिक्स इंटरवल पे मैं इनको ले रहा हूं, इनकी वैल्यूज को ले रहा हूं, ठीक है जी। और बीच में से गायब कर रहा हूं इसको। ये जो सिग्नल है, तो मैंने ये इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सिग्नल बन जाता है, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ है, ठीक है। फिक्स इंटरवल के बाद मैंने इनको ले लिया, ठीक है। और बीच में से गायब कर दिया। तो अब ये सिग्नल आपका एक तरह से डिस्क्रीट हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे fn, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और ये n इज इन टाइम, n वही सेकंड में आ गया एक तरह से। तो ये सिग्नल मेरा हो गया, इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है fn, तो उसको हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। 1 2 1 0 1 जैसे ये, और आप मान लीजिए यहाँ पे एरो लगा है, ठीक है। इस तरह दिखाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जरा देखिए इसका क्या मतलब है, वो जरा देखते हैं, ठीक है। जरा देखिए इसका मतलब है जहां पे एरो होता है ना वहां पे वो 0 पे होता है। 0 पे वैल्यू है 1, ठीक है। 1 पे वैल्यू है 0, 2 पे वैल्यू है 1, 2 पे वैल्यू है 1, -1 पे वैल्यू है 2, -2 पे वैल्यू है अगेन 1। ये मेरा सिग्नल है fn, दिस इज माय fn, ठीक है। ये n के साथ, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एरो कहीं दिया नहीं है, मान लीजिए ऐसे कि एरो कहीं नहीं होता, मान लीजिए इस तरह का होता है, कहीं पे भी एरो ना हो, तो फिर हम एरो डिफॉल्ट कंडीशन में कहां पे लेके चलते हैं, शुरू में। तो मान के चलते हैं n = 0 पे एरो अगर नहीं दिया है तो शुरू में मान, और अगर ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब जहां पे एरो गिवन है उसका n = 0 पे ले लो, नहीं गिवन है तो शुरू वाले को = 0। तो ये 1 पे 2 पे 3 पे 4 ये डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। फाइनाइट लेंथ डिस्क्रीट सिग्नल, क्लियर है। तो इस तरह से हम fn को दिखाते हैं। fn जैसे ऐसे दे दिया तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। अब इसके ऊपर जो ऑपरेशंस थे, हमने जो सिग्नल ऑपरेशंस किए थे वो भी एक बार देख लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स में। जैसे मान लीजिए मेरा fn है, शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए शिफ्टिंग करनी है आपको fn n-2 करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप। इसको 2 पे 2 शिफ्ट कर सकते हो, डिले कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू डिले कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो। बट अगर आपने f of n-½ शिफ्ट कर दिया तो जरा देखो क्या होगा, ये पूरा गायब हो जाएगा सिग्नल। कैसे? 0 वाला हाफ पे आएगा, 1 वाला 1.5 पे आ जाएगा, 2 वाला 2.5 पे आ जाएगा, -1 वाला -0.5 पे आ जाएगा, -1.5 पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपका जो सिग्नल है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू पे रहेगा ही नहीं। ये तो अभी फिलहाल डिस्क्रीट वैल्यू पे है, आप समझ रहे हो, ये डिस्क्रीट वैल्यूज पे है। 2 पे है, 0 पे है, -1 पे, -2 पे। अगर मैं इसको हाफ डिले कर दूंगा तो ये डिस्क्रीट वैल्यू पे नहीं रहेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू पे नहीं रहेगा, ठीक है। वो गायब हो जाएगा। हम fn को केवल और केवल इंटीजर वैल्यू पे दिखाते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल ऑलवेज इंटीजर वैल्यू पे, इसको हाफ शिफ्टिंग नहीं करनी, करते ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको शिफ्ट करना है, डिले या एडवांस करना है, तो इंटीजर वैल्यू से ही डिले या फिर एडवांस कीजिए, ठीक है। डिस्क्रीट में ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो सिग्नल गायब हो जाएगा। चलिए आई होप आप क्लियर हुआ होगा। सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो 2 डिले करना है, -12 2 डिले कर दो, और +12 2 आगे कर दो, मतलब इंटीजर वैल्यू आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर हाफ डिले करोगे, मान लीजिए n-½ किया तो हर एक पॉइंट को हाफ डिले करो, गायब हो जाएगा, सिग्नल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं स्केल करना चाहूँ, मान लीजिए मेरे पास fn ये दे रखा है और मुझे चाहिए f ऑफ 2n, ये प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखिए। जो 0 वाला है वो तो 0 पे रहेगा, 1 वाला गायब हो जाएगा। जरा देखिए 0 वाला तो 0 पे रहा, 1 हाइट गई, 1 पे जो हाइट थी वो हाफ पे पहुंचेगी, बट हाफ पॉइंट में दिखा देंगे। 2 वाला जो पॉइंट था वो 1 पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 पे, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना हर एक पॉइंट, ये 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, -1 वाला कहाँ पे आएगा, -1/2 पे। अब -1/2 क्या होता है, हाफ माइनस हाफ अगेन गायब हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये वाला सिंबल जो है ये गायब है f ऑफ 2n में, तो बचेगा सिर्फ ये -2 वाला -1 पे आ जाएगा, 2 से स्केल कर दिया ना ये, तो ये बनेगा f ऑफ 2 n के साथ। आई होप आपको समझ आया, ठीक है, ये बनेगा f ऑफ 2 इजी, ठीक है। चलिए देखिए ये मेरा fn सिग्नल था, f ऑफ 2n मैंने बनाया तो इस तरह का, ठीक है, f ऑफ 2 से स्केल कर। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रीट में केवल और केवल इंटीजर वैल्यू मेंटेन रहती है बस। तो स्केल कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 आएगा, क्योंकि 2 से स्केल कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 आएगा, तो देख लो कहां पे इंटीजर बन रहा है, जो इंटीजर वैल्यू बन रही है वही आएगी बस, बाकी सारे गायब हो जाएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ f ऑफ 2n कैसे बनता है या fn कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसका कर रहा हूं, ठीक है। अब स्केलिंग प्लस शिफ्टिंग सेम रूल वही होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 2n + 3 बनाओ, 2n - 2 बनाओ, चलो ठीक है, जैसे ये सिग्नल 2n - 2 बनाना है, f ऑफ 2n - 2 प्लॉट कर रहे हैं, तो कैसे प्लॉट करोगे, fn आपके सामने, पहले f ऑफ क्या बनाओ, n - 2 बनाओ, ठीक है, और फिर 2 से स्केल करो, तो f ऑफ n - 2 बनाएंगे कैसा बनेगा बराबर, f ऑफ n - 2 बताइए जरा कैसा बनेगा, इसको 2 डिले कर दो तो -2 वाला 0 पे आ जाएगा, -2 वाला 0 पे आ जाएगा, -1 वाला 1 पे आ जाएगा, ठीक है जी, 0 वाला 2 पे आ जाएगा, 1 वाला 3 पे चला गया और 2 वाला, ठीक है जी। तो जरा देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह का बनेगा, ये बनेगा f ऑफ n - 2। आप बताओ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो इस हो गया, करो फिर 2 से हर एक पॉइंट को स्केल कर दो, तो हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो। अब सुनो ये 4/2 ये तो 2 पे आ जाएगा, ये तो गायब ही होगा, 3/2 वाला पॉइंट ये बन जाएगा 1, और ये हाफ तो हम डिस्क्रीट में दिखाते हैं, इसको हटा दो और ये 0 ही रहेगा, तो फाइनल आंसर ये है 0 पे 1 पे 2 पे, ठीक है, 0 पे 1 पे 2, ये पॉइंट गायब हो जाएगा, इंटीजर पॉइंट, ठीक। तो फाइनल आंसर मेरा ये होगा f ऑफ 2n + 2n - 2, ठीक है, f ऑफ 2n - 2 का ग्राफ ये है, क्लियर है। तो बाकी ऑपरेशन वैसे के वैसे है, इसमें बाकी कुछ है नहीं, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला देखिए, आगे के ऑपरेशन जरा देखते हैं, इन्वर्टिंग वगैरह वो सब वैसे के वैसे है, जैसे आप वहां में पढ़ते थे वही इन्वर्टिंग सिग्नल। जैसे मान लीजिए fn ये है, अगर आपको f ऑफ -n चाहिए तो आप इधर वाला इधर घुमा दो, इधर वाला इधर घुमा दो, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। जो इससे एक्सिस से इधर है, अगर fn दे रखा है एक्सिस से इधर है, उसको इधर ले आओ, और जो इधर है वो इधर आ जाए, वो सिंपल है, फ्लिपिंग। नेक्स्ट जैसे ऐसे f ऑफ -2n + 3 मान लीजिए इस तरह का सिग्नल है, तो फिर कैसे करें, नेगेटिव जैसा आप पहले करते थे वैसे ही कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए पहले 2n - 3, फिर क्या बनाओ, पहले f ऑफ n - 3 बनाइए, फिर 2 से स्केल करके f ऑफ 2n - 3 बनाइए, फिर उसको फ्लिप कीजिए। किसके अबाउट फ्लिप करेंगे, n इक्वल टू, यहां से निकाल लो, देख लो n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू जो भी आएगा 3/2, इस पे एक लाइन लगा लो और उसके अबाउट इसको फ्लिपिंग करो, सिंपल। जैसा रूल वहां पे था वैसा ही रूल यहां पे है, बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है, सेम। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बस जो कॉमन पॉइंट है जो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि केवल और केवल इंटीजर वैल्यू पे रखना है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पे बन रहा है उसको हटाना, फ्रैक्शनल वैल्यू पे आ रहा है स्केलिंग करने से या इन्वर्टिंग करने से या जो भी है, फ्रैक्शनल वैल्यू तो दिखना ही नहीं, वो गायब हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू गायब हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने बताया शिफ्टिंग स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग कैसे करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो पॉइंट से क्या, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, इनमें समेशन होता है, ठीक है, इनमें समेशन होता है। जैसे कि और मैं वो भी बता दूं, जैसे कि अगर आप 1 को समेशन कर रहे हो, कुछ बेसिक पॉइंट हमको लिख लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी आपको। मान लीजिए 1 को मुझे समेशन करना है n फ्रॉम 0 to n, 0 to k, तो ये आएगा k + 1। और अगर यही चीज ऐसे होती n फ्रॉम 1 to k,
ठीक है, तो आएगा आंसर के। ठीक है, 1 को आप k प्लस 1 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो k प्लस 1 ही बन जाएगा। यहाँ पे 1 को आप k टाइम्स ऐड कर रहे हो तो k बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, समेशन ऑफ n फ्रॉम 0 टू k, तो ये बनेगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय। ठीक है, इवन आप 1 से k करोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि 0 पे तो 0 बनेगा ना। नेक्स्ट वाला देखिए, समेशन n स्क्वायर n फ्रॉम 0 टू k, तो ये आएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, आई थिंक ये आएगा, एक बार चेक कर लो ना, डिवाइड बाय 6 आई थिंक ये होता है। देखो तो n स्क्वायर का आई थिंक यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए n क्यूब n फ्रॉम 0 टू k, ये होगा k इंटू k प्लस 1 बाई 2 और इसका क्या कर दो स्क्वायर, बस आप ये आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, कई बार जैसे जीपी होती है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अपॉन इंफिनिटी, तो इसका जो सम आएगा r इज अ कॉमन रेशियो, r इज कॉमन रेशियो एंड a इज फर्स्ट टर्म, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा a डिवाइड बाय 1 माइनस r का मॉड शुड बी लेस देन 1, तभी आपका समेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग होने से सीधी बात है, और डिक्रीज तब करेगा जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब ये समेशन पॉसिबल है। ठीक है, a डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये इनफाइनाइट जीपी का। लेकिन अगर फाइनाइट जीपी होती है अप टू n टर्म्स होती है, तो ये होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, और इसमें r के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि r ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा, दोनों केस में आप ये समेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में सही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें जो नहीं बताई है, ये जरूरत पड़ेगी आपको आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, टीचर समेशन। ठीक है, और ये चीज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका ये नहीं होता है इसमें। ठीक है, आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स में, इसमें आपका होता है आपका समेशन, एक तो समेशन आपका आएगा, वो मैंने बता दिया। ठीक है, वो चीज़ आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, खासकर शिफ्टिंग स्केलिंग में तो जो ऑपरेशंस मैंने बताए थे उनमें तो सब कुछ सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने सिंगुलैरिटी फंक्शंस पढ़े उन पे जरा गौर करना है। ठीक है, वहाँ पे वो जरा देखिए, सिंगुलैरिटी फंक्शंस पे जरा देखिए, उस पर जरा ध्यान देंगे, वो जरा देखिए। देखिए, जैसे u1 है स्टेप फंक्शन, तो u1 का ग्राफ इसमें ऐसा कुछ होता है। डिस्क्रीट सिग्नल है ना, तो ये 1 बनेगा और n की वैल्यू हर एक पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ठीक है, ये 1 बनेगा, दिस इज माय u1। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे आपको बोल रहा हूं un माइनस 1, तो कैसे बनेगा? कहां से शुरू हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा, सिंपल है। इसको एक डिले कर दो, 0 वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और ऐसे ऐसे बनेगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं u1 माइनस u(n माइनस 1), ये कैसे बनेगा? तो बड़ा सिंपल है, कैसे बनाओगे जरा बताओ। अगर ut माइनस u(t माइनस 1) होता तो कैसे बनता? देखो 0 से 1 तक बन गया, राइट। तो यहां पे ऐसे बनेगा क्या? 0 पे और 1 पे ऐसा बनेगा क्या? नहीं, 1 पे ये है और 1 पे ये भी है, सबट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा? 0। केवल n इक्वल टू 0 पे है, केवल यह है, समझ रहे हो? केवल यह है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा और जरा देखिए, और मैं जरा बताता हूँ कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि ये आप टाइम डोमेन के साथ कॉन्टिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में थोड़ा फर्क है। ठीक है, और जरा फर्क को पकड़िए। अगर मैं बोलूँ कि ut प्लस u ऑफ माइनस टी, जरा देखो कैसा बनेगा। ut ऐसा होता है,
और u ऑफ माइनस टी ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज ut, दिस इज u ऑफ माइनस टी, टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कैसा बनेगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इस तरह का बनेगा, 1 बनेगा, ऑलवेज 1, पॉजिटिव हाफ में 1, नेगेटिव हाफ में 1 बन जाएगा। जीरो पे देखो क्या होगा, n इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू हाफ, एवरेज वैल्यू डिस्कंटिन्यूअस है ना, तो एवरेज वैल्यू हाफ इसकी हाफ इसकी, तो अल्टीमेटली 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये फंक्शन बनेगा ut प्लस u ऑफ माइनस टी 1 बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं डिस्क्रीट ले लेता, डिस्क्रीट सिग्नल की बात करता, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल की बात करता, माने un प्लस u ऑफ माइनस n, अगर मैं इसको प्लॉट करता तो गड़बड़ हो जाती है। जब देखिए कैसे, तो 1 नहीं बनेगा, un इस तरह का होगा, ठीक है, आगे ऐसे 1 हाइट रहेगी ऑलवेज, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे सब पे, ठीक है। और u ऑफ माइनस n का जो ग्राफ होगा वो जरा देखिए, वो इस तरह का होगा, u ऑफ माइनस n का इस तरह का ग्राफ होगा, 0 पे -1 पे -2 पे -3 -4 पे सब पे 1 है, u ऑफ माइनस n, ठीक है, इस तरह का। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा un प्लस u ऑफ माइनस n, तो जरा देखिए कैसा ग्राफ है, जो रिजल्टेंट ग्राफ है। 0 पे देखो 2 हो जाएगा, 0 पे 1 ये है और 1 ये, 0 पे 2 बनेगा, 1 पे 1, बाकी उनके इधर 1 बनेगा, सब पे 1 बनेगा आगे, ठीक है, सब पे हाइट 1 बनेगी और इधर भी 1 बनेगी, ठीक है। इस तरह का पता चल जाएगा 1 2 3 0 -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह से। बट 0 पे 2 बनेगा, ठीक है, इस तरह का फंक्शन बनेगा, मतलब प्योरली 1 नहीं बनेगा, इसमें प्योरली 1 आ रहा है, दिस इज 1, दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि इस तरह का बनेगा, ग्राफिकली अवेयर आप देख लीजिए, ठीक है। और जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता un प्लस u ऑफ माइनस n -1, मान लीजिए ये बोलता, ठीक है, हाँ, ये n इक्वल टू 0 से बनता है आगे, और ये n इक्वल टू -1 से पीछे बनता है, और ये n इक्वल टू 0 से आगे बनता है, ठीक है। ये n इक्वल टू 0 से आगे राइट साइड जाएगा, और ये n इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू 0 करके देखो, n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू क्या बनेगी -1 से पीछे बनेगा, ये बनेगा 1। अब चेक करके देखो, इसको प्लॉट करके देखो, un कैसा होता है, n इक्वल टू 0 से आगे, और u ऑफ माइनस n -1 कैसा बनेगा, -1 से पीछे, इस तरह का बनेगा, -1 -2 -3, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तब ये 1 बनेगा, तब ये पूरा 1 बन जाएगा, डिस्क्रीट, ठीक, ये बनेगा डिस्क्रीट सिग्नल, ये ध्यान रखिए। जबकि कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में t और ut t ऑफ माइनस t पे बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है, इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, बाकी जो ut में जो अपना कंसेप्ट था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ut का सिमिलरली rt में भी वैसे ही रहेगा, उसमें rn बन जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, un और r में, बाकी सारे मैंने बता दिया आपको, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। डेल्टा n इंपल्स फंक्शन जरा देखिए, ठीक है, इंपल्स फंक्शन जो अलग है मैं वही बता रहा हूँ, इंपल्स सिग्नल, इंपल्स उसको जरा देखिए, डेल्टा n। पहली बात तो इसका जो कोफिशिएंट है वो एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये डेल्टा टी से प्योरली डिफरेंट है, ठीक है। जरा देखिए, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, इसका ग्राफ प्योरली डिफरेंट होगा, n इक्वल टू 0 पे इसका 1 बन जाएगा, ठीक है। हाइट है नॉट एरिया, एरिया तो डिफाइन नहीं होता, ये तो पॉइंट एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एरिया तो किसी फंक्शन का होता है, उसका डिफाइन होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो डेल्टा n को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा n को इस तरह से ये सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बता जरा, अगर मैं un को लिखूं तो un का ग्राफ इस तरह का होता है, 1 1 1, हर जगह 1 1 1 आएगा, ठीक है, n की वैल्यू 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे सब जगह 1 1 आएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा n, इसको देखूं तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा n-1, इसको देखूं तो डेल्टा n-2। तो इसका मतलब अगर मैं un को लिखना चाहूँ तो un इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस डेल्टा n-1 प्लस डेल्टा n-2 और प्लस अप टू इंफिनिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इट इज समेशन ऑफ डेल्टा n माइनस k where k from 0 to infinity, it is un।
तो un को आप डेल्टा n के टर्म में लिख सकते हैं, un को आप डेल्टा n के टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा n का ग्राफ ये होता है, तो ये एक तरह से शिफ्टेड इंपल्सेस है, ठीक है। तो उस तरह से मैं un को लिख सकता हूँ। जबकि वहां पे क्या होता था बताओ जरा, वहां पे आपका क्या होता था, वहां पे आपका इंटीग्रेशन होता था ut और डेल्टा t के बीच, ठीक है। और यहाँ पे समेशन आ रहा है, वही चीज आगे बढ़ते। नेक्स्ट चला देखिए, नेक्स्ट एक और चीज, कोई भी सिग्नल है मैं उसको इम्पल्स के टर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क्रीट सिग्नल है fn और उसको इस तरह से दिया हुआ है 1 2 1 0 2, मान लीजिए। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, जरा देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। n इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है 1, एरो नहीं लगा रखा तो शुरुआत कोई n इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं। n इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1, ठीक है। 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे 2, 1 पे इसकी वैल्यू है 2, 2 पे क्या वैल्यू है 1, 3 पे 0, 4 पे वैल्यू है 2, 4 पे वैल्यू है 2, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज माय fn, इस fn। अगर मुझे इसको डेल्टा n के टर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगा इसका डेल्टा n इक्वल टू 0 पे हाइट है 1, n इक्वल टू 0 पे, तो ये लिख दिया मैंने डेल्टा n, तो डेल्टा n का ये तो होता है n इक्वल टू 0 पे हाइट 1 है। नेक्स्ट 1 पे हाइट होनी चाहिए 2 प्लस 2 डेल्टा n माइनस 1, 2 डेल्टा n माइनस 1। यहाँ से क्या बन गया, n इक्वल टू 1 पे हाइट कितनी हो जाएगी 2, और 2 पे अगेन हाइट क्या होनी चाहिए 1, तो डेल्टा n माइनस 2, ठीक है। 3 पे तो कुछ है ही वैल्यू, 4 पे हाइट 2 होनी चाहिए, तो 4 डेल्टा n माइनस 4, ये आंसर है। दिस इज माय fn, ठीक है। अब जो देखो 4 पे हाइट 2 है तो 4 डेल्टा n माइनस 4 लेंगे, और 4 पे हाइट 2 है 2 आएगा 2 डेल्टा n माइनस 4, ठीक है। इस तरह का बनेगा। आई होप आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये fn बनेगा, दिस इज माय fn, n इक्वल टू 0 शुरुआत जो वैल्यू होती है वो n इक्वल टू 0 पे होती है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंपल्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सिग्नल को, जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसको आप इंपल्स के समेशन की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इंपल्स के सम की टर्म में लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट को आप इंपल्स की टर्म में लिख सकते हैं, शिफ्टेड इंपल्स, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें एरिया नहीं होता है कोएफिशिएंट, इसमें हाइट ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चला देखिए, अब एक और चीज आती है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इंपल्स को किसी सिग्नल से साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए कोई fn सिग्नल है इनटू डेल्टा n कर, तो क्या आएगा भाई। fn मान लीजिए कोई डिस्क्रीट सिग्नल है जो कुछ भी हाइट हो सकती है, अलग अलग n पे कुछ भी हाइट हो सकती है, ये मेरा fn है, ठीक है। मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू है कुछ भी, ठीक है, ये मेरा fn है। और डेल्टा n मैं जानता हूँ ये मेरा डेल्टा n है, n इक्वल टू 0 पे 1 हाइट, ठीक है, डेल्टा n। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल n इक्वल टू 0 पे ही हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, बाकी जगह तो ये फंक्शन है ही नहीं ना बाकी जगह। तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो n इक्वल टू 0 पे ही आएगा। कितना आएगा, n इक्वल टू 0 पे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है f ऑफ 0 इनटू डेल्टा n, ये बनेगा। और ये चीज तो वहां भी थी ft इनटू डेल्टा t, याद करो, ठीक है। और चेक कीजिए, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने इंपल्स पढ़ाया, ठीक है। तो अब जरा देखिए ft इनटू डेल्टा t, वो f ऑफ 0 इनटू डेल्टा t बनता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी, सेम वही प्रॉपर्टी, बट इस बार ये इसका कोएफिशिएंट जो है वो एरिया नहीं है, इस बार क्या है हाइट, ध्यान रखिएगा, इस बार ये हाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता fn इनटू डेल्टा n माइनस n नोट, तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये n इक्वल टू n नोट पे एग्जिस्ट करेगा, तो n इक्वल टू n नोट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो f ऑफ n नोट और उसको मल्टीप्लाई कर दो n माइनस n नोट से, सिंपल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चला देखिए, अगर मैं आपसे बोलता डेल्टा an, इसकी क्या वैल्यू है, डेल्टा n आपके सामने है। अगर मैं बोलूं डेल्टा 2n बनाओ, तो 2n कैसे बनाऊंगा बताओ, हाइट 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे उसमें 1/2 हो जाता था, याद है, बाहर 1/2 आता था, और n इक्वल टू 0 वाला पॉइंट 0/2 पे आएगा, मतलब 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, बट हाइट जो होती थी इसका हाइट 1 है। तो डेल्टा टी में याद करो, डेल्टा टी को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, एरिया 1 t 0 पे, तो डेल्टा 2t जो आता था तो उसका एरिया हाफ हो जाता था, अगर आपको याद हो, एरिया हाफ और t इक्वल टू कहाँ पे आएगा 0, ठीक है। इस तरह का बन जाता है।
बट डेल्टा 2n अगर मैं दिखाऊं तो डेल्टा 2n जो होगा वो इस तरह से नहीं होगा, जीरो वाला पॉइंट तो जीरो पे ही रहेगा और इसकी हाइट 1 की 1 ही रहेगी। इसका मतलब वापस ये क्या बनेगा, ये डेल्टा n ही बनेगा, ए भाग ही आएगा इसमें, तो ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ n। सिंपल, इसमें एरिया का कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पे हाइट 1/a हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए ये अलग है, थोड़ा अलग डिफरेंट। नेक्स्ट चलो देखिए, मैं रखता हूँ इसको रखता हूँ। नेक्स्ट डेल्टा ए एन प्लस बी, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ ए एन प्लस बी, इसको जरा देखते हैं ये कहाँ पे आएगा, तो प्लॉट करके देखते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए पहले क्या चाहिए, एन प्लस बी प्लॉट करना पड़ेगा। एन प्लस बी प्लॉट कर देते हैं। डेल्टा एन आपको पता है बी एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो माइनस बी पे आ जाएगा और इस तरह से बी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर ये तो शिफ्ट हुआ भी है, मैंने आपको बताया ना, अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो गायब हो जाएगा सिग्नल निकाल, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो n प्लस बी आ गया। अब क्या करना बताओ जरा, a से स्केल करना है तो डिवाइड बाय a हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल्टा ऑफ हाइट उतनी रहेगी 1, डेल्टा ऑफ a n प्लस b। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये तो ग्राफ किसका है, ये तो ग्राफ है डेल्टा ऑफ n प्लस b बाय a का, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा डेल्टा n प्लस b बाय a, डेल्टा n प्लस b बाई a, सिंपल, ठीक है जी, डेल्टा n प्लस b बाई a, ये बन गया। हाइट वही की वही, हाइट को बदलेगी इसको, ध्यान रखिएगा b बाई a शुड बी इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो नहीं प्लॉट कर पाओगे, ठीक है, b बाई a मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो ये मैंने इसके बेसिक रूल बताए कि फंक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इंपल्स को, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम के इंपल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको ये शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग प्रॉपर्टी में इंपल्स में कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया किस तरह से हम उनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज आप u1 और r में भी देख सकते हो, u ऑफ a n प्लस b, ठीक है, तो उनमें भी वही चीज बनेगी, ठीक है। उनको प्लॉट करके ग्राफिकली आप इक्विवेलेंट देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, तो सब कुछ सेम, ठीक है, जैसा पिछला था वैसे ही, बस ये ध्यान रखिएगा इंटीजर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चलो देखिए, अब समेशन करना सीखते हैं, ठीक है। समेशन होता है हाइट का, एरिया नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, समेशन निकाल। जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा n का समेशन, n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आंसर इज 1। क्यों भाई, क्योंकि जरा देखिए माइनस इंफिनिटी से आप चलते हुए आओ, कितनी वैल्यू जुड़ती हुई जाएंगी, 0 0 0 0 0 0 सब जीरो जुड़ते जा रहे हैं, 0 पे जैसे पहुंचे 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी, और उसके बाद कौन सी वैल्यू ऐड होगी, 0 0 0 0, तो नेट आंसर क्या आया, 1 ही तो आएगा भाई, सारी वैल्यू 0 है, केवल n इक्वल टू 0 का 1, तो 1 आंसर आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं fn इनटू डेल्टा n और इसका समेशन करना है n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बताओ क्या आएगा आंसर। ये प्रोडक्ट केवल एक ही जगह पे, पहले उस प्रोडक्ट को लिखो, ये प्रोडक्ट बनेगा n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ 0 डेल्टा n, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया n इक्वल टू 0 पे आएगा प्रोडक्ट, और जिसकी हाइट कितनी होगी, f ऑफ 0। इस बार जो कोफिशिएंट है वो हाइट है यार, तो बाकी सब जगह 0 है, तो जो समेशन आएगा वो कितना आएगा, आंसर इज f ऑफ 0। जो समेशन आएगा हाइट का, ये हर जगह 0 है, केवल n इक्वल टू 0 पे कितना है, n इक्वल टू 0 पे जो हाइट है वो है f ऑफ 0, क्योंकि इसका हाइट 1 है, इसका हाइट f ऑफ 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो f ऑफ 0 बन जाएगा। तो जो समेशन आएगा वो भी क्या आएगा, f ऑफ 0, जो समेशन आएगा वो आएगा f ऑफ 0, ठीक है जी, ये बन गया। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रखता हूं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं समेशन fn डेल्टा n माइनस n नोट, fn डेल्टा n माइनस n नोट, अगर मैं ये लिखूं तो इससे क्या बनेगा, fn डेल्टा n माइनस n नोट। पहले तो प्रोडक्ट लिखो, n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, पहले तो प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा f ऑफ n नॉट इनटू डेल्टा n माइनस n नॉट, n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस तरह का बनेगा, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू n नॉट में, n इक्वल टू n नॉट में इसकी हाइट ये f ऑफ n नॉट आएगी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब बताओ ये जो प्रोडक्ट है ये केवल n इक्वल टू n नॉट पे आएगा, n नॉट पे इसकी हाइट आएगी, कितनी आएगी, f ऑफ n नॉट, बाकी सब जगह 0, बाकी सब जगह 0,
समझ रहे हो, सब जगह 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस समेशन लगाओगे हर जगह 0 0 0 रहेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, f ऑफ n नॉट। तो जैसा आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम में था ना, वैसा ही यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में यही होता था, यहाँ से n की वैल्यू निकालते थे वो इसके अंदर पुट कर देते थे, यहाँ से n की वैल्यू निकालते थे इसके अंदर पुट कर देते, वही आंसर होगा। डिस्क्रीट में भी वही है, लेकिन ध्यान रखना डिस्क्रीट में समेशन है, डिस्क्रीट में हाइट है, उसमें क्या होता था एरिया, उसमें इंटीग्रेशन करते थे। और एक चीज और बता दूं, ये जो लिमिट है ना आपकी समेशन की, उस लिमिट के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए, n इक्वल टू n नॉट पॉइंट इस लिमिट के अंदर आना चाहिए, तभी वह इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम वही कंडीशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं fn इंटू डेल्टा en प्लस बी और इस पे समेशन लगाऊं तो कैसे करूं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें, कोएफिशिएंट इसका 1 बनाओ, ये बनेगा डेल्टा n प्लस b बाई a। और अब यहां पे रूल लगाओ, क्या रूल लगेगा, b बाई a मस्ट बी इंटीजर, तो ये आंसर क्या आएगा, ये बनेगा f ऑफ माइनस b बाई a। n की वैल्यू माइनस b बाई a इसके अंदर पुट कर दो, f ऑफ माइनस b बाई a आंसर आता है। ठीक है, बड़ा इजी, आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब करता हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली सारे के सारे रूल वही के वही, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें एरिया नहीं आता, जैसे यहाँ पे एरिया नहीं है, ये हाइट है, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले un प्लस u ऑफ माइनस है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना है, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे हर जगह 1 हाइट आई थी, नहीं 0 पे हाइट कितनी आई थी 2, बाकी जगह 1 हाइट है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो मान लीजिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 1, हर जगह 1 है, बट n इक्वल टू 0 पे 1 के अलावा एक और हाइट दिया है 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 0 पे 2 हाइट है ना, बाकी जगह 1 हाइट है, तो हर जगह 1 1 1 ऐड कर दो और n इक्वल टू 0 पे एक हाइट और ऐड कर दो डेल्टा, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। लेकिन अगर यहीं पे ये होता un प्लस u ऑफ माइनस n माइनस 1, देन ये 1 होता, तो ऑलवेज 1, ठीक है, बट अब इस तरह का है तो 1 प्लस डेल्टा n करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जरा देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने बताया कि किस तरह से आप u1 u ऑफ माइनस n इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे ये डिफरेंट है, डेल्टा n की टर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा n क्या होता है, ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको मैं बोलूं साइन ऑफ 2n डिवाइड बाई n माइनस 5 डेल्टा 2n प्लस 6 मान लीजिए, और इस पर समेशन लगाना है n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मान लीजिए ये आंसर निकाल, तो कैसे निकालेगा, इसको सिंप्लीफाई करो पहले, क्या बनेगा ये बनेगा डेल्टा के अलावा जो भी फंक्शन होता है ना वो fn होता है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा के अलावा जो भी फंक्शन होता है उसको fn मानो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा डेल्टा n प्लस 3 6/2 कर दो 3, ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें 2 बाहर नहीं आता, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टाइम में बाहर आ जाता है, इसमें नहीं आएगा, और बाहर क्या आएगा बता रहा, बाहर आएगा आपका साइन ऑफ 2n डिवाइड बाई n माइनस 5, ठीक है, n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू क्या आएगी -3 और n की वैल्यू -3 इसके अंदर पुट करो, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बता रहा, साइन माइनस साइन 6 डिवाइड बाई n की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -8 माने साइन 6/8 आंसर आ जाएगा, 6 रेडियन में, लेकिन ध्यान रखना 6 रेडियन, तो साइन 6/8 ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब सेम वही की वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी कॉन्टिन्यूअस टाइम में थी, बट मीनिंग बदल गया, वहां पे एरिया था, यहाँ पे हाइट है, तो एरिया था, यहाँ पे हाइट है। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको कि डेल्टा n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं बोलूं सिग्नम n, ठीक है, तो सिग्नम n कैसा कैसा फंक्शन होता है सिग्नम n, वो जरा देखिए, 0 इन सब पे 1 आएगा, ठीक है, 1 पे 2 पे 3 पे सब पे 1 हाइट आएगी, और -1 पे -2 पे -3 पे
इन सब पे हाइट आएगी माइनस, ठीक है, जीरो पे जीरो, जीरो पे हाइट आएगी जीरो। दिस इज माई सिग्नल, ठीक है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इट इज u ऑफ n माइनस वन, जो 1 से स्टार्ट होगा पीछे, प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव होता है माइनस u ऑफ माइनस n माइनस वन, ठीक है। इससे नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, और n इक्वल टू माइनस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। n इक्वल टू माइनस वन से लेफ्ट साइड होगा, n का क्वेश्चन नेगेटिव है, नेगेटिव तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा, और माइनस लगा रखा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है, प्लस होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने बताया सिग्नम n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे फंक्शंस वैसे के वैसे सिमिलैरिटी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पैराबोलिक फंक्शन इसमें ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखिएगा, समेशन ऑफ डेल्टा n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू un, n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये un बनेगा अगर डेल्टा n माइनस, जैसे वहां पे इंटीग्रेशन है यार, याद करो, माइनस इंफिनिटी टू t इंटीग्रेशन होगा, डेल्टा n माइनस n नोट अगर ऐसे आ जाए और समेशन लगाओ माइनस इंफिनिटी टू n, तो ये बन जाएगा u ऑफ n माइनस n, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट जरा देखते हैं टाइप ऑफ द सिग्नल्स। टाइप ऑफ सिग्नल्स, तो इसमें पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, ये सिग्नल जरा देखिए किस तरह का होता है, ठीक है। देखिए डिस्क्रीट में पीरियड कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं fn इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई, मान लीजिए। अब इसमें पीरियड कैसे निकालते हैं वो, आप n की जगह पे n प्लस कैपिटल N कर, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई, n की जगह पे n प्लस n हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ पाई n प्लस पाई n, ये बन गया। अब दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर n पीरियड है, अगर n पीरियड है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई n, इसके बराबर होना चाहिए। और ये तब बराबर होगा जब ये वैल्यू पाई n वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई और 8 पाई ऐसे। तो यहां से आप जो देखो n की वैल्यू क्या आएगी, इस n पाई को इधर ले जाओ, n की वैल्यू एक तो 0 आएगी, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, 0 तो लेते नहीं। 2 पाई बाय पाई करके देखो क्या बनेगी, 2 4 6 8 ये सब आएगी। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी, 2, तो पीरियड इज 2। तो डिस्क्रीट सिग्नल का जो पीरियड है वो इस तरह से हम निकालेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि पीरियड कैसा होना चाहिए डिस्क्रीट सिग्नल का, इंटीजर। डिस्क्रीट सिग्नल का जो पीरियड होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे साइन 2 लिख दूं, fn इक्वल टू, क्या ये पीरियोडिक होगा ना, जरा चेक करके देखो। तो f ऑफ n प्लस n करके देखो क्या बनेगा, साइन 2n प्लस n, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2n प्लस 2n, दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन 2। ये कब आएगा साइन 2n के बराबर, जब 2n की वैल्यू क्या होगा, 0 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो पाई, यहाँ से n की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह का है। कोई भी इंटीजर नहीं है, 0 तो लेना ही होता, इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है। ये आपका नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक है, ये आपका अपीरियोडिक है, ये आपका पीरियोडिक है। तो डिस्क्रीट में ये ध्यान रखिएगा कि जो पीरियड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर, इंटीजर आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका fn, ये पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखिए, कई बार दो सिग्नल एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो अगेन कैसे निकालें उनका पीरियड, ठीक है, उनका पीरियड कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं, वो जरा देखिए, देखिएगा
कई बार ऐसा होता है कि Fn इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई n प्लस कोस 2 पाई n, और उसने आपको इसका पीरियड बताता है। तो 1 तो क्लैंपिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्म क्लैंपिंग है हर जगह, तो ये पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जरा देखिए, इसका पीरियड बता देना है n1 2 और इसका कितना आएगा n2 1 निकाल के देख लो, ठीक है। इसको ऐसे करो 2 पाई n प्लस n करके देख लो, cos ऑफ दैट मस्ट इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई n, और ये तभी होगा जब 2 पाई कैपिटल n की वैल्यू इधर 0 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1, इसके बराबर करने से n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक का पीरियड ये है और एक का पीरियड ये है। अब अगेन n1 by n2 और n2 by n1 एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। तो क्योंकि ये इंटीजर ही आते हैं दोनों के पीरियड है, तो आप पक्का इसमें क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, इंटीजर का रेशियो बनेगा ये, ठीक है, तो रैशनल ही होगा। तो आप ओवरऑल पीरियड निकाल दो, ओवरऑल पीरियड इज न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम इज 2 और डिनोमिनेटर का एलसीएम 1, तो ओवरऑल पीरियड हमारे पास आ गया 2, ठीक है, ओवरऑल पीरियड इज 2। तो ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2, पीरियोडिक विद पीरियड 2, ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम पीरियड निकालते हैं सिग्नल का, ठीक है, सिग्नल का पीरियड कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है 1 प्लस e की पावर j k इंटू 2 पाई बाय n इंटू n, ये सिग्नल, ये सिंबल ये ले लो, fn, ये k का फंक्शन भी है और n का फंक्शन भी है। बताओ ये पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक है कि नहीं, k में भी पीरियोडिक है, n में भी पीरियोडिक है। कैसे चेक करोगे, देखो n में देखो, पहले n में चेक करते हैं, n की जगह पे n प्लस n है, k इज ए इंटीजर, n इज ए इंटीजर, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या बना, ये बन गया e की पावर j k, इसका इसके साथ देखो जरा क्या बनेगा, 2 पाई बाय n इंटू e की पावर j k इंटू 2 पाई, और 2 पाई के ऑलवेज 1 बनता है, ठीक है। ये बनेगा cos ऑफ 2 पाई के प्लस i sin j sin ऑफ 2 पाई के, और k पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो 0 हो गया, और ये ऑलवेज 1 बनेगा। k की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रख के देखो, 1 2 3 4 रख के देखो, cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई, सब पे cos क्या बनेगा 1, ठीक है। तो इसका भी ये ऑलवेज 1 बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, वापस वही आ गया। इसका मतलब दिस फंक्शन इज पीरियोडिक इन n में पीरियोडिक है। अब k की जगह पे जरा देख के देखो, k की जगह पे क्या कर दो, k प्लस n करके देखो, ठीक है। k की जगह पे k प्लस n कर दो, इस तरह लिख सकता हूं। अब इसको अलग अलग कर दो, e की पावर j ये बन गया k इंटू e की पावर j 2n पाई अगेन क्या होता है 1, ऑलवेज 1, तो वापस से वही आ गया। इसका मतलब दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बोथ इन k एंड बोथ इन n, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट जरा देखिए, कुछ और सिग्नल्स हैं जिनका आपको पीरियड निकालना है, तो जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं fn इज इक्वल टू समेशन डेल्टा n माइनस k फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या ये पीरियोडिक है? इसको ओपन करके देखो, k की वैल्यू 0 रखो, k की वैल्यू 1 करो, k की वैल्यू 2 करो, ऐसे आगे तक जाएगा, ऐसे पीछे आओ, k की वैल्यू -1 करो, ठीक है, k की वैल्यू -2 करो, और ऐसे पीछे तक चलेगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो जरा देखिए, डेल्टा n का मतलब होता है 0, 0 पे 1, n -1 का मतलब 1 पे 1, n -2 का मतलब 2 पे आपका 1 बनेगा। इस तरह का सिग्नल आएगा, क्या कहते हैं, ये -1 पे, -2 पे, -3 पे, और इसकी हाइट पे 1 बनेगी। ये बनेगा मेरा fn, ये मेरा fn बनेगा, सही है। दिस इज माय, तो पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक है,
क्या आंसर आएगा? 1, n is 1, इसका पीरियड है 1, समझ आया? तो पीरियोडिक है, पीरियड है 1। आप कई बार ऐसे कई बार कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है तो उनको खोल के देख लो, ठीक है, ओपन करके देख लो, ग्राफ प्लॉट करके देख लो, पीरियड पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। तो मैंने बताया पीरियड पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्रीट में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं cos ऑफ π/6n स्क्वायर fn, क्या ये पीरियोडिक है? cos ऑफ π/6n स्क्वायर क्या ये पीरियोडिक है? चेक करके देखो, चेक करके देखो। देखो n इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? n इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? cos 0 इज 1। तो n इक्वल टू 0 पे fn की वैल्यू 1 है। अब अगली बार 0 कब बनेगा? मुझे अगली बार 1 कब बनेगा? सर 1 तब बनेगा n की इंटीजर वैल्यू पता नहीं है, n की कौन सी इंटीजर वैल्यू पे अगली बार ये 1 बनेगा? 36 पे, ठीक है, नहीं 36 नहीं, इंटीजर वैल्यू जरा देखो, n की इंटीजर वैल्यू। इसको अगर ये 2 पाई बन जाए तब भी, 4 पाई बन जाए तब भी, 4 कब बनेगा ये जरा बताओ? n की कौन सी वैल्यू पे 4 पाई बनेगा? n की कोई इंटीजर वैल्यू पे 4 पाई नहीं बनेगा। 6 पाई 36 पे, तो n इक्वल टू 36 पे आपका फिर से cos ये बनेगा cos 2 पाई और ये अगेन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 कब बनेगा? इंटीजर वैल्यू पे बताओ है जी, कितनी वैल्यू पे? n की वैल्यू 36 पे बना ना? नहीं, n की वैल्यू 6 पे बना भाई, एक n की वैल्यू 6 पे यार, n की वैल्यू 6 पे बनेगा। अब नेक्स्ट अगली बार कब बनेगा? बताओ 12, n की वैल्यू 12 कितना बनेगा? n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12 इंटीजर बनेगा क्या? 12 स्क्वायर नहीं, लेकिन 12 से पहले नहीं बनेगा। n की वैल्यू 6 पे 7 पे नहीं बनेगा, 8 पे नहीं बनेगा, 8 पे जरा चेक करो, n की वैल्यू 8 पे 8 स्क्वायर बाय 6 नहीं बनेगा, 64/6 नहीं बनेगा, n की वैल्यू 8 पे नहीं बना, n की वैल्यू 9 पे ऑब्वियसली नहीं बनेगा, 10 पे भी नहीं बनेगा, 11 पे, 12 पे, ठीक, n की वैल्यू 12 पे देखिए, n की वैल्यू 12 पे 24 पाई बनेगा, cos 24 पाई इज, और ये 12 पाई बनेगा। n की वैल्यू 6 पे क्या बनेगा? 12 पाई नहीं 6 पाई बनेगा, n की वैल्यू 6 पे 6 पाई बनेगा, n की वैल्यू 12 पे क्या बनेगा? 24 पाई अगेन 1 बनेगा। फिर अगला कहां पे आएगा? n इक्वल टू कहां पे? 18 पे, 18 पे क्या बनेगा? जरा 54 पाई अगेन 1 बनेगा, इवन मल्टीपल पाई ना 1 बनेगा। तो आप चलो ये देखो n की कितनी कितनी वैल्यू के बाद रिपीट कर रही है, सेम वैल्यू आ रही है, n पर 0 पे 6 पे 12 पे 18 पे, इसका मतलब 6 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से पीरियड कितना नजर आना चाहिए? 6, लेकिन जरा रुकिए, फिर तो ऐसा होना चाहिए कि n की वैल्यू 1 पे जो वैल्यू आएगी वही n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7 पे। एक बार चेक करके देखो ऐसा है क्या? तो चलिए इतना देखते हैं, n की वैल्यू 1 पे बताओ क्या बनेगा? cos ऑफ π/6, और 7 पे क्या बनेगा? cos ऑफ 49 π/6। एक बार चेक करके देखो दोनों सेम है। cos ऑफ π/6 का मतलब 30, cos 30 is √3/2, ठीक है जी। और यहां पे जरा देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा cos ऑफ 49 प्लस π/6, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, 8 पाई प्लस π/6, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अगेन cos ऑफ π/6, सेम वैल्यू वही है √3/2। इसका मतलब रिपीट कर रहा है, 7 पाई पे सेम वही है, इसका मतलब 1 पे और 7 पे सेम वैल्यू। तो ऑब्वियस है, अब तो क्लियर हो गया क्या पीरियड कितना है? 6। तो n स्क्वायर में वो वाला रूल मत लगाइए, कौन सा? cos ऑफ π/6 n प्लस n वाला रूल जो लगा रहे हो ना, कि आप ये n की जगह n% रख दो और cos ऑफ π/6 और यहाँ पे n स्क्वायर करो, उससे नहीं बन पाएगी बात, ठीक है, उससे बात नहीं बन पाएगी। इसको इस तरह से चेक करें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, तो मैंने बताया पीरियोडिक है कि नहीं है, कैसे हम चेक करते हैं कि पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियड कितना आएगा, वो सब कैसे देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अब कंटीन्यूअस टाइम में भी हमने पीरियोडिक पढ़ा और डिस्क्रीट में पीरियोडिक पढ़ा है, दोनों में फर्क क्या है वो जरा देखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है, और थोड़े ध्यान से समझिएगा कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में पीरियड में क्या फर्क होता है। जैसे देखिए, पहले एक बार मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूं। देखिएगा कॉन्टिन्यूस टाइम में जैसे एफ टी है साइन ऑफ 2, मान लीजिए साइन ऑफ 2, अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ टी माइनस 2 तो क्या बनेगा? साइन ऑफ 2 टी माइनस 2, सीधी बात है, ठीक है जी। क्या बन गया? ये बन गया साइन ऑफ 2 टी माइनस 4, साइन ऑफ 2 टी माइनस 4। अब अगर मैं आगे चलूं, इसका मतलब जरा समझिए, शिफ्टिंग टाइम correspond to change in phase, phase में डिले नहीं होगा, देखो change in phase। ft ये था, अगर मैंने टाइम में शिफ्ट किया तो फेज में चेंज हो गया, ठीक है, टाइम में चेंज किया तो फेज में चेंज हो गया। सिमिलरली ऐसे अगर मैं f of t plus 2 करूंगा, बताओ जरा, अगर टाइम में शिफ्ट कर दूंगा तो ये बनेगा sin of 2 into t plus 2, ये क्या बन जाएगा sin of 2t plus 4। तो शिफ्ट इन टाइम कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन फेज, फेज में बदलाव आ गया, 2t plus 4 हो गया, फेज बदल गया, ठीक। शिफ्ट इन टाइम कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन फेज। अब इसको उल्टा देखते हैं, टाइम डोमेन में उल्टा देखते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलूं sin of 2t plus 5/6 और sin of 2t मेरा ft है, तो sin of 2t plus 5/6 किसके बराबर आएगा? बताओ, ये किसके बराबर आएगा? sin of 2t ft के बराबर है, तो sin of 2t plus 5/6 किसके बराबर आएगा? जरा देखिए क्या आएगा, कितना फेज चेंज हुआ है मतलब ओमेगा t रेडियन है, तो ओमेगा t कितना चेंज आया, मतलब कितना फेज में चेंज आया? 5/6। तो टाइम में कितना चेंज आया? टाइम में चेंज आया 5/6 ओमेगा, और इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू ये पता है हमें 2, तो इसका कितना आया टाइम में चेंज? 5/12। टाइम में चेंज आया 5/12। इट मींस जो सिग्नल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा f of t plus 5/12, समझ रहे हो? ये बनेगा f of t plus 5/12। अगर ये सिग्नल मेरा ft था तो ये सिग्नल बनेगा f of t plus 5/12, ठीक है। और चेक करके देख लो, इसमें t की जगह t plus 5/12 रखते देखो, यही आएगा, ठीक है। तो फेज में चेंज आया तो इसका मतलब है टाइम में शिफ्ट हो गया। ऐसे अगर मैं ये बोलूं, मान लीजिए ft आपको दे रखा है sin of ओमेगा t, और अगर मैं आपसे पूछूं sin of ओमेगा t minus 5, फेज में चेंज कर दिया तो बताओ ये ft में क्या बनेगा? टाइम में क्या बनेगा? टाइम में बनेगा f of t minus 5 by ओमेगा, क्योंकि आपने कितना रेडियन चेंज किया है, आपने ओमेगा t इक्वल टू 5 रेडियन चेंज किया है, 5 रेडियन डिले कर दिया, और रेडियन का मतलब होता है ओमेगा इनटू t। तो टाइम में कितना चेंज हुआ है बताओ? 5 by ओमेगा। टाइम में आपने 5 by ओमेगा चेंज किया, तो क्योंकि माइनस है, हम माइनस कर देते हैं। अगर ft मेरा ये है तो f of t minus 5 by ओमेगा करके देखो, यहाँ पर t की जगह 5 minus t minus 5 by ओमेगा करके देखो, यही बनेगा, समझ आया? तो कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में मैं ये कह सकता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। इन कंटीन्यूअस टाइम डोमेन मैं ये कह सकता हूं शिफ्टिंग टाइम correspond to change in phase and vice versa. Change in phase correspond to shift in time, ठीक है। तो continuous time डोमेन में मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बोली, shift in time correspond to change in phase and vice versa. फेज में चेंज करोगे तो टाइम में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, and vice versa. बट क्या डिस्क्रीट में भी ऐसा होता है? क्या डिस्क्रीट में भी ऐसा होता है? जरा देख, डिस्क्रीट टाइम में देखिए। तो कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको, आप डिस्क्रीट में देखिए, डिस्क्रीट में देखिए। अगर मैं बोलूं fn सिग्नल है मेरा, और वो है साइन ऑफ मे बी 2 पाई पीरियोडिक, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई। मान लीजिए ये मेरे पास fn, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं f of n minus 2 बताओ कैसे बनेगा? f of n minus 2, तो f of n minus 2 कैसा बनेगा? जरा देखिए, ये बनेगा साइन ऑफ 2 पाई, n की जगह पे n minus 2 कर दो, तो क्या बनाइए? साइन ऑफ 2 पाई minus 4, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन टाइम या शिफ्ट इन टाइम correspond to change in phase. Shift in time correspond to change in phase. Shift in time correspond to change in phase. Clear?
बट क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? जरा देखिए fn की वैल्यू अगर ये है, मान लीजिए मैं फेज में चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने फेज में चेंज कर दिया, तो ये बताओ ये क्या बनेगा? fn में क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ओमेगा n की वैल्यू 3 पाई आपने चेंज कर दी, तो n की वैल्यू कितनी चेंज हुई? टाइम में कितना चेंज हुआ? मतलब 3 पाई बाय 2 पाई, तो टाइम में कितना शिफ्ट हुआ? ओमेगा इज 2 पाई ना, कितना चेंज हुआ? 3 बाय 2, 3 बाय 2 का चेंज हुआ। इसका मतलब ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए f ऑफ n प्लस 3 बाय 2। बट ये तो ये फ्रैक्शन शिफ्ट कर दिया आपने। डिस्क्रीट सिग्नल को फ्रैक्शनल शिफ्ट कभी नहीं करती, समझ आया? डिस्क्रीट सिग्नल को फ्रैक्शनल शिफ्ट कभी नहीं करती, ये तो गायब हो जाएगा। अगर fn मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है तो f ऑफ n प्लस 3 बाय 2 गायब है, जीरो, ठीक है? इसका मतलब ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है? जबकि कॉन्टिन्यूअस टाइम ऐसा था ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस टाइम में कोई भी शिफ्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल कॉन्टिन्यूअस जो भी है, ठीक है? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। शिफ्ट इन टाइम correspond to change in phase, but converse is not. अगर फेज में कोई वैल्यू शिफ्ट कर दोगे तो गड़बड़ है, अब टाइम नहीं शिफ्ट कर सकते। शिफ्ट इन टाइम इन डिस्क्रीट सिग्नल correspond to change in phase, but shift in phase doesn't correspond to change in time। समझ आया? क्लियर? अभी पहला पॉइंट ये था, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती हो जाएगी अगर इस पहला तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। दूसरा एक और चीज देखिए, मैं एक और चीज इसमें बता सकता हूँ, और वो ये कि आप मुझे बताओ साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें ओमेगा कुछ भी हो सकता है, ये पीरियोडिक है, देखो ये पीरियोडिक है, ओमेगा की वजह से कोई वैल्यू सेलेक्ट करो, ये पीरियोडिक रहेगा। साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ पाई टी, साइन ऑफ 3 पाई टी, साइन ऑफ 2.5t, कुछ भी ले लो, क्या ये सारे पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, ओमेगा कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है भाई? बट डिस्क्रीट में देखिए, साइन ऑफ 2n, साइन ऑफ पाई n, बताओ कौन सा पीरियोडिक है? पाई n। ये पीरियोडिक है, इसमें आएगा n2, ये पीरियोडिक है ही नहीं। अगर ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक, तो ओमेगा का तो सवाल ही नहीं होता। कहीं आप बोले इसमें ओमेगा 2 है, इसमें ओमेगा पाई है, ओमेगा तो तब होता है जब पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक फंक्शन भी ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, ये पीरियोडिक नहीं है तो 2 क्यों बोलेंगे इसका ओमेगा? ये गलत है, ये पीरियोडिक है, इसमें ओमेगा 2 मत बोलिए। हाँ ओमेगा इसमें पाई है। इसका मतलब डिस्क्रीट में जो डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं उनमें जो ओमेगा होता है वो पाई का मल्टीपल होगा, आप समझ रहे हो? पाई का मल्टीपल होगा, क्लियर है? पाई का मल्टीपल होगा, मतलब जरा देखिए, मतलब अगर मैं ऐसे भी लिख दूं साइन ऑफ 1/2 पाई m, ये भी पीरियोडिक है, पीरियड इज 4, समझ रहे हो? पाई का मल्टीपल। अब पाई का p/q टाइम्स ऐसे कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो? इस तरह का, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि जो पीरियड होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए ना, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ओमेगा कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, ओमेगा कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इन डिस्क्रीट सिग्नल्स। आप ऐसा नहीं है कि ओमेगा की कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लो, 2 3 4, ये गलत है भाई। ओमेगा की वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल क्या होनी चाहिए बताओ जरा? पाई का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? और पाई का भी कितना मल्टीपल? ये इस तरह का m/n की टर्म में, m/n की टर्म में होना चाहिए, और m और n क्या होना चाहिए? इंटीजर, समझ आया? इस फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ जी ये पीरियोडिक हो सकता है। समझ आएगा मेरा पॉइंट? ठीक है भाई, कोई दिक्कत होता नहीं, ठीक है? एक दिक्कत और है फिर इसमें, अगर मैं आपसे ये बोलता कि साइन ऑफ 17/13 पाई, तो ये भी पीरियोडिक है, क्यों भाई? 17/13 n, क्या ये पीरियोडिक है? चेक करके देखिए, चेक करके देखें, बताओ क्या चेक करें, बताओ है जी? n प्लस क्या चीज? n प्लस n करो तो वापस क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, और ये तब आएगा जब ये जो अंदर वाला है 17/13 पाई है, इधर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरह का, ठीक है? तो n की वैल्यू क्या है?
इमेजिन करो ऐसे इंटीजर में इवन करता चला जाऊं, एक पॉइंट आएगा 34 इंटू 34 पाई, 34 पाई, ऐसे 34 पाई भी आएगा, ठीक है। तो 34 पाई में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी ना, कितनी आएगी 26 इंटीजर आ गया। मतलब ये p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, m या n बाई, और p और q इंटीजर होना चाहिए, p बाई q इनटू पाई इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा ओमेगा आप कुछ भी नहीं ले सकते, समझ आया। डिस्क्रीट में ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। कंटीन्यूअस टाइम में ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलो देखिए, और n इंटीजर होना चाहिए इसमें डिस्क्रीट में। तो ये दो फर्क है थोड़े से, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल्स में तो दो कॉमन थोड़े से ये फर्क है कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट आइए इवन एंड ओड सिग्नल, इवन एंड ओड सिग्नल इधर देखिए, इवन एंड ओड सिग्नल तो सेम वही कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। क्या f ऑफ माइनस n इज इक्वल टू fn, ये किसकी कंडीशन है, इवन की। f ऑफ माइनस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ fn, ये किसकी कंडीशन है, ऑड की। और अगर कोई fn सिग्नल है मैं उसको क्या लिख सकता हूं, f इवन n प्लस f ओड, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां से f इवन n क्या आएगा बता देना, बनेगा fn प्लस f ऑफ माइनस n डिवाइड बाय 2, एंड f ओड n क्या बनेगा, बनेगा fn माइनस f ऑफ माइनस n डिवाइड बाय 2, इस तरह का बनेगा। एक इवन है एक ओड है, ठीक है। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, इवन की ये कंडीशन है, ओड की ये कंडीशन है। तो सेम वही है, टाइम डोमेन वाला जो था वही का वही, सेम यू का ही मतलब, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, जरा देखिए, सिंपल से शुरू करते हैं, रब कर दो, देखिए देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं fn इज इक्वल टू 1 to 1 0 1 to 2, और यहां पे मेरा एरो का मतलब n इक्वल टू कहां होता है 0, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू माइनस और माइनस माइनस, जहां पे एरो होता है वो n इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होता है। अगर कहीं पे एरो नहीं लगा रखा तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो n इक्वल टू 0 पे होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा fn है, आपको बताना इसका इवन पार्ट, इसका इवन पार्ट बताइए कैसे बताएं, और इसका ओड पार्ट बताइए, तो कैसे निकालूंगा। f इवन n पता है नहीं, fn पता है, तो f और माइनस n निकाल लो। f और माइनस n कैसे निकलेगा, फ्लिपिंग, 0 के बाद फ्लिपिंग कर दो, f और माइनस n आ जाएगा। तो बताओ f और माइनस n कैसे आएगा, पता चलो f और माइनस n कैसे आएगा, देखें 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, ठीक है। 1 वाला जो इधर था घूम के इधर आ गया, और 2 जो इधर था घूम के उधर आ गया, और ये वाला 1 घूम के इधर आ गया, ये वाला 2 घूम के इधर आ गया, और 1 घूम के इसके पीछे आ गया। ये बन गया f और माइनस n। ये fn था तो ये f और माइनस n। अब बताइए fn प्लस f और माइनस n और डिवाइड बाय 2, मतलब इवन पार्ट है f इवन n, ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ दो, fn और f और माइनस n को, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो। जरा देखें, देखिए 0 वाला पॉइंट उठाओ, 0 पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 प्लस 0 बाय 2 करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट बताइए ये 1 है और ये 1 है, 1 प्लस 1 इज 2 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इज 4 और डिवाइड बाय 2 और कर दो 2। नेक्स्ट अगला ये 0 है और ये 1 है, 1 बाय 2, एक सही आएगा। अब दूसरी साइड देखिए, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2 और डिवाइड बाय 2 और है 1, और फिर 2 आएगा, फिर 1 बाय 2 आएगा। ऑब्वियसली जिधर ऐसा है वैसे इधर आएगा, तो ये बन गया इवन है, इवन पार्ट। अब बताइए ओड पार्ट क्या है, ओड बनेगा fn माइनस f ऑफ माइनस n डिवाइड बाय, तो वो कैसा बनेगा, वो जरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 वाला 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा 0, तो 0 में तो 0 है। नेक्स्ट बताइए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा 0, अगला भी 0। उसके नेक्स्ट बताइए
फिर 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, माइनस तो -1 बाई 2 -1/2 2 तो ये डिवाइड में आएगा ना, इसलिए 2 कर सकते। अब इधर बताओ 0 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, नेक्स्ट 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, नेक्स्ट 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1 और डिवाइड बाय 2 और कर दो 1। ये ओड पार्ट बनेगा और ये इवन पार्ट। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ओड पार्ट को अगर मैं समेशन लगाऊं तो 0 है, n from -∞ to ∞ ऑलवेज 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ओड पार्ट में एक तरफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दूसरी तरफ क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव होगा, तो टोटल जब सम करोगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, ओड पार्ट का सम ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ओड पार्ट की वैल्यू एट n इक्वल टू 0 ऑलवेज क्या आएगी 0। अब चेक कर लो ना, देखो f ऑफ -n इज इक्वल टू -fn, ये होता है ना ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, n के लिए 0 पुट कर दो तो f ऑफ -0 इज इक्वल टू -f ऑफ 0 और f ऑफ -0 0 ही होता है। और इसको इधर ले आओ तो क्या बन गया, ये बन गया ट्वाइस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बना f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पे ओड फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, n इक्वल टू 0 पे ओड फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज 0 आएगी, हमेशा याद रखें। चलिए आगे नेक्स्ट चलो देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, जरा देखिए नेक्स्ट चलो देखिए, नेक्स्ट चलो देखिए मैं रब कर रहा हूं। मुझे एक बात और बताइए जरा, अगर मैं आपसे ये बोलूं fn इज इक्वल टू f(n) प्लस f ओड है, ठीक है, और मैं समेशन लगा रहा हूं बोथ साइड में n फ्रॉम -∞ to ∞, तो बताइए क्या बनेगा समेशन ऑफ n n फ्रॉम -∞ to ∞, प्लस ये क्या बनेगा 0 -∞ n फ्रॉम -∞ to ∞, तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म, बचेगा सिर्फ ये बचेगा। समझ आया? तो ये आप ध्यान रखिए, fn का जो समेशन आएगा वो f(n) के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, टोटल लाइन का समेशन करके देख लो और इवन पार्ट का समेशन करके देख लो। ठीक है, बराबर है, ऑलवेज याद रखो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं साथ के साथ इसी में, और वो जरा देखिए क्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि fn जो है वो है f(n) प्लस f ओड है, अगर मैं fn का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा f(n) का स्क्वायर, मोड लगाने की जरूरत नहीं है अगर रियल फंक्शन है। ठीक है, f(n) का स्क्वायर f ओड n का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f(n) इनटू f ओड n। अब बोथ साइड समेशन लगा दो, n टेंड्स टू -∞ to ∞, तो ये बन जाएगा f(n) का स्क्वायर n फ्रॉम -∞ to ∞ प्लस f ओड n का स्क्वायर n फ्रॉम -∞ to ∞ प्लस ट्वाइस ऑफ f(n) इनटू f ओड n n फ्रॉम -∞ to ∞, और ये बनेगा 0 जी। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट चला देखिए, आगे बढ़िए। अच्छा एक बात और जरा देखिए, ओड एन में जो नेगेटिव एन पे वैल्यू आएगी और पॉजिटिव एन पे वैल्यू आएगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है, बट स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगी सेम। तो इसको मैं ट्वाइस कर सकता हूं, कहां से कहां तक, n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी तक ट्वाइस कर सकता हूं। बट क्या मैं इसको ट्वाइस कर सकता हूं? नहीं, इसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर आपने ट्वाइस कर दिया और n की वैल्यू 0 से ले ली तो क्या दिक्कत आएगी, n इक्वल टू 0 वाली वैल्यू दो बार आ जाएगी। इसको ओपन करके देखो, f(n) का 0 वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर और 2 टाइम्स किया हुआ है, और यहां पे क्या आएगा
F1 1 वाला पार्ट है, उसको स्क्वायर किया हुआ 2 टाइम्स किया हुआ, ये तो ठीक है 2 टाइम्स। क्यों भाई? क्योंकि -1 और 1 में सेम वैल्यू आएगी, ट्वाइस होएगा। लेकिन 0 वाला ट्वाइस क्यों होगा? 0 वाला तो एक ही बार आएगा, नहीं समझे? ये गलत है यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे 1 से आप कर सकते हो और F0 का अलग निकाल दो। इसमें कर सकते हो, क्यों भाई? इसमें कर सकते हो, क्यों? F0 0 F0 तो 0 होता है ऑलवेज, समझ आया? ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पर फोकस कीजिए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट तरह देखिए, मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी नेक्स्ट देखिए। तो मैंने बताया कि किस तरह से इवन एंड ओड एंड ग्राफिकल अगर आ जाए, मान लीजिए ग्राफिकल आ जाए, जैसे कोई ग्राफ आ जाए आपके पास Fn का या F इवन एंड का ग्राफ आ जाए, जरा देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं F इवन एंड का ग्राफ दे दिया आपको, इस तरफ का अपने आप बना लोगे। ये देखिए 0 1 2 -1 -2 और ये n के साथ इवन एंड का ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है? और आपके पास Fn दे रखा है वन साइड का, Fn दे रखा है इस साइड का, वो और वो दे रखा है आपको मे बी 1 1 -1 1, ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है Fn दे रखा है एक साइड का और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए Fn दिया हुआ आपको, और F इवन पार्ट दे रखा है, इवन तो दोनों तरफ का दे रखा है, ठीक है? आपको बताना है टोटल Fn, कंप्लीट कर रहे हैं Fn, तो कंप्लीट कैसे करेंगे बताओ? इसमें से निकाल के पढ़ना चाहिए। देखो इसमें से ओड पार्ट निकालना, ओड पार्ट कैसे निकालें? F ओड n, एक साइड का F ओड n निकालना, एक साइड का F ओड n दे रखा है, एक साइड का Fn दे रखा है, तो जिस साइड का Fn दे रखा है और F इवन n दे रखा है उस साइड का मैं क्या निकाल सकता हूं? ओड पार्ट निकालते हैं। देखो ओड पार्ट इधर का निकालते हैं, इधर 1 है, ये भी 1 है, क्या होंगे बताओ? 0। नेक्स्ट बताइए, और n पे 0 होना जरूरी है, n इक्वल टू 0 पे 0 होना जरूरी है, इसीलिए आप लोगों ने 1 जानबूझ के दिया था, समझा? नेक्स्ट बताइए 1 पे क्या बनेगा? 0। 2 पे बताओ, 2 पे क्या आएगा? नहीं 0 नहीं आएगा 1 पे, 1 पे बताओ क्या है? इसका 1 है, Fn का 1 पे 1 है, ठीक है, और इसका भी 1 है, हाँ क्या आएगा? 0, 0। यार Fn में से इवन पार्ट माइनस कर दो। अब 2 पे बताइए, 2 पे ये -1 है और ये -2 है, +2, तो क्या बनेगा? ये आपका -1 है और ये +2 है, तो क्या बनेगा बताओ? -3। तो 2 पे बनेगा -3, ये बन जाएगा -3, 0 1 2 पे -3। नेक्स्ट बताइए 3 पे ये 0 है और ये क्या है? 1 है, तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो ठीक है, दिक्कत नहीं, ये आ गया 3। ये ओड पार्ट आया एक साइड का, तो दूसरी साइड का अपने आप निकल आएगा, कैसे? 1 -1 पे 0 आएगा, -2 पे बताओ, +3, -2 पे +3 बन जाएगा, -2 पे +3 बन जाएगा। नेक्स्ट -3 पे बताओ, 3 पे इधर 1 है, तो -3 पे क्या आएगा? -1, क्या करें? -3 पे -1 हो जाएगा, समझ आया? ये बन गया ओड पार्ट, ये बन गया इवन पार्ट, दोनों का ऐड कर दो, तो 0 से आगे इधर बना ही हुआ है फ्रेंड, पीछे ऐड करो 1 पे, -1 पे देखो, -1 पे ये 1 है और ये 0 है, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 3, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो कितनी बनेगी? 5, ये 5। नेक्स्ट -3 पे देखिए, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू -1 है, -1 आ जाएगा, समझ आ गई? ये मेरा टोटल ओवरऑल कितना है, कोई दिक्कत है आप पूछिए, ठीक है? नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, नेक्स्ट वाला देखिए, इसको एक बार रब कर देते हैं और उससे नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास Fn कॉजल है, Fn मेरा कॉजल है, कॉजल होने का क्या मतलब बताओ? कॉजल होने का क्या मतलब है? राइट साइड, ठीक है?
एफ एन मेरा कॉजल, कॉजल का मतलब राइट साइड है, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, इसके लिए n लेस देन 0 के लिए 0, एफ एन कॉजल, एफ एन इज कॉजल। मान लीजिए एफ एन मेरा कॉजल है और मुझे इवन पार्ट दिया गया है, मेरे को इवन पार्ट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए इवन पार्ट ये दे रखा है, या आपको इवन पार्ट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये दे रखा है मुझे f इवन है, और ये हाइट है 1, यहाँ पे जो हाइट है वो है 1 और यहाँ पे हाइट है 2, ठीक है, इस तरह का दे रखा है, कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, ये दे रखा है f इवन है और ये दे रखा है fn मेरा क्लोजर है। क्या आप इससे fn बता सकते हो? क्या आप fn इससे fn बता सकते हो? आपको सिर्फ इवन पार्ट दे रखा है और आपको दे रखा है fn इज क्लोजर, मतलब ये दे रखा है fn को पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बस, ठीक है, fn मेरा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और इवन पार्ट दे रखा है, आपको fn बनाना है, कैसे बनाओगे fn? अब सुनो कैसे निकालना। अगर fn मेरा कॉजल है, इसका मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मैं मान लेता हूं, ऐसे x1 x2 x3 x4 ऐसे कुछ भी मान लो आगे तक, मान लिया, या a b c d मान लो, चलो a b c d और ऐसे आगे तक, ठीक है, ये fn है, कॉजल है और यहाँ पे एरो लगी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, इसका f ऑफ माइनस n कैसा बनेगा? बताओ, a वाला तो a भी रहेगा, b c d और ऐसा पीछे उल्टा हो गया, जो इससे इधर था वो इधर घूम के इधर आ गया, सही है। अब बताइए f इवन है ना आएगा, वो क्या है, वो बताइए, 0 में बताओ, ये a है ये a है, दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा 2a और डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या बनेगा a, 0 पे a आएगा, करेक्ट है, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 0 पे ये a है और ये भी a है, दोनों को जोड़ोगे तो 2a बन जाएगा और डिवाइड बाय 2 भी तो करना है, इवन एन में यही तो है, fn प्लस f माइनस n डिवाइड बाय 2 नहीं करते, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो a आ जाएगा। नेक्स्ट है ये 1 इधर b है इधर 0, क्या आएगा c by 2 d by 2 और ऐसे आएगा, और इधर भी b by 2 c by 2 d by 2 इधर ऐसे। इसका मतलब जो fn आता है वो क्या होता है, जो n इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होती है वो तो यूं क्यों n इक्वल टू 0 पे आ जाती है, इवन n में जो n इक्वल टू 0 पे वैल्यू होती है वही fn में वैल्यू होती है n इक्वल टू 0 पे। बताओ कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 तो यूं का n इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी वो इधर जो n इक्वल टू इवन पार्ट में जो 1 पे वैल्यू होती है उसको क्या कर दो, आगे सारी वैल्यूज को क्या कर दो ट्वाइस, इनको ट्वाइस कर दो, ये क्या बनेगा बताओ जरा, 4 ये 2 ये 2 और आगे 0, आगे तो 0 0 चलता रहेगा, समझ आया नहीं, ये बनेगा। इसका मतलब ये अगर कोई दे दे fn इज कॉजल, मतलब वन साइडेड दे दे एक साइड, और अगर आपको इवन पार्ट दे दे तो आप क्या निकाल सकते हो, fn को कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो, fn को आप कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो, ध्यान रखिए, ठीक है। बट अगर आपको ओड पार्ट दिया होता, मान लीजिए, क्या आप fn को कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो? अगर ओड पार्ट दिया होता क्या आप fn को कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो? बताओ जरा, इधर देखते हैं, ओड पार्ट दिया है, मान लीजिए ओड पार्ट दिया है, ओड बना लो इधर, ओड पार्ट बना लो, ठीक है। अगर आप ओड पार्ट दिया है तो ओड बना लेते हैं 0, ठीक है, ये लो 0 -2 -1 -1, या ओड पार्ट दे, यहाँ है 1 यहाँ है -1 -1 ये 2 1 1, ठीक है। ये आपको ओड पार्ट दे रखा है, f ओड पार्ट और आपको ये दे रखा है fn कॉजल है, क्या आप fn को फाइंड कर सकते हैं? जरा देखें, देखते हैं। अगेन यही कंसेप्ट लगाओ, ठीक है, ये जरा देखिए, fn ये दे रखा, मान लीजिए f ऑफ माइनस क्या है, f ऑफ माइनस क्या है, जरा 0 पे तो यही रहेगा, b c d और ऐसे पीछे, ठीक है। अब बताइए जो f ओड है ना आएगा वो क्या आएगा,
वो आएगा fn माइनस f ऑफ माइनस n डिवाइड बाय 2। तो fn n इक्वल टू 0 पे a है और ये भी a है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा A by 2. 0, नॉट a by 2। हाँ, 0. सब्ट्रैक्ट करना है ना, fn माइनस f ऑफ माइनस n सब्ट्रैक्ट करोगे तो a में से a आएगा 0, 0 by 2 is 0। नेक्स्ट आता है इधर है b, इधर है 0, तो उधर क्या बनेगा B by 2. b by 2, नेक्स्ट c by 2, नेक्स्ट d by 2 और इधर माइनस b by 2, माइनस c by 2, माइनस d by 2, इस तरह का बनेगा। क्या करें? इट मींस अगर मुझे ये गिवन है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? देखो 0 वाला पॉइंट छोड़ दो एक बार, उससे आगे वाला जो पॉइंट है वो तो फाइंड कर सकते हैं, वो तो डबल कर दो बस। पर अगर मुझे कोई 0 दे दे तो क्या मैं 0 से a बता सकता हूं? नहीं, a की क्या वैल्यू होगी? इसका मतलब अगर मुझे कोई और फंक्शन देगा ना तो मैं fn की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं फॉर n ग्रेटर देन 0, वो बता सकता हूं n ग्रेटर देन 0 या n लेस देन। अगर वन साइडेड सिग्नल है cos ले या नॉन cos ले, मान लीजिए चलो cos ले तो n पॉजिटिव के लिए बता सकता हूं, n इक्वल टू 0 पे नहीं बता सकता, क्योंकि n इक्वल टू 0 पे 0 बन गया, लेकिन पता नहीं कौन सी वैल्यू से 0 बना है। a की कुछ भी वैल्यू होती, 10 होती तब भी 0 आता, और में 5 होती तब भी 0 आता। तो 0 देख के मैं वापस नहीं जा सकता, 0 देख के मैं वापस नहीं बता सकता कि a की वैल्यू 5 आएगी कि 10 आएगी कि 20 आएगी। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? हाँ, लेकिन इनकी जो वैल्यू है इनको ट्वाइस कर, इसका मतलब अगर ओड पार्ट कोई दे दे और ये मुझे बताया जाए कि fn मेरा क्लोजर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं fn को n ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल सकता हूं, इक्वल टू 0 के लिए नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब मैं सोचेगा इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इवन एंड ओड पार्ट। ठीक है, चलिए मैं यहां इसको रेस्ट दे रहा हूं, इवन पार्ट एंड ओड पार्ट। थोड़ा सा और जरा देख लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए जिनमें इक्वेशन की फॉर्म में हो, ठीक है, वो भी बड़ा आसान है, देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं fn इज इक्वल टू sin of pi n plus cos of 2 pi n, cos of 5 by 3 pi n, ऐसे ले, ठीक है। और आपको बताना इसका इवन पार्ट बताओ, ओड पार्ट बताओ, तो बड़ा आसान है। n की जगह माइनस ले लो, इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया ना, तो n की जगह माइनस ले लो, n की जगह माइनस में करोगे तो माइनस बन जाएगा, और ये क्या बनेगा cos में तो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, ये वैसे कैसा। अब बताओ इवन पार्ट आएगा वो क्या है? इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, जोड़ के कट जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे ट्वाइस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 भी कट जाएगा, कितना आएगा? ये इसका इवन पार्ट। ओड पार्ट बचेगा, तो ये ओड पार्ट बच जाएगा, fn माइनस f इवन कर दो ना, ओड आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। चलिए, तो ये मैंने बताया कि किस तरह से आप इसको इवन पार्ट और पार्ट इक्वेशन की फॉर्म में दे रहे हैं। अगर ऐसे दिया जाए fn e की पार्ट j ओमेगा नॉट n, और आपसे पूछा बताओ इसका इवन पार्ट क्या है, आप क्या निकालो? f माइनस a निकाल दो, माइनस j ओमेगा नॉट n। तो f इवन पार्ट क्या होगा बताओ जरा? f इवन होगा fn प्लस f माइनस n डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या बन गया e की पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या बन गया? ये बन गया cos ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, इस तरह का मेरा इवन पार्ट है। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, इसमें इवन पार्ट। अगर ओड पार्ट पूछा होता है माइनस कर देते और फिर j से डिवाइड करते से मल्टीप्लाई करते थे, j sin ओमेगा नॉट n। ठीक है, आप जरा ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलिए मैं आपका, तो मैंने बताया किस तरह से आपका हम इवन एंड ओड पार्ट निकालते हैं और किस तरह के इसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अगेन एनर्जी एंड पावर सिग्नल, लेकिन ये डिस्क्रीट में पड़ेगा। एनर्जी एंड पावर डिस्क्रीट टाइम में कैसे हम एनर्जी एंड पावर निकालते हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है, उसको जरा समझते हैं। तो वो जरा देखिए किस तरह से एनर्जी एंड पावर निकाली जाती है डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पहले मतलब पावर सिग्नल में पावर फाइनाइट होगी, एनर्जी में एनर्जी फाइनाइट होगी। और आप जानते हो अगर पावर फाइनाइट है तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर एनर्जी फाइनाइट है तो पावर 0 हो जाएगी। सेम वही रूल जो कॉन्टिन्यूअस टाइम में पढ़ाया था मैंने आपको, जो पिछले लेक्चर में जो था वही का वही आपका इसमें भी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टाइम में जो एनर्जी एंड पावर था वही आपका डिस्क्रीट में भी रहेगा। जरा देखिए, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूले में जरा देखिए क्या आएगा। पावर का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, एवरेज की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, 1 by
1/n+1 लिमिट, एक मिनट, -n से लेके n तक, और -n से लेके n तक कितना वैल्यू होती है 2n+1, तो यहाँ पे 2n+1 कर दो और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं पावर, ये पावर का फॉर्मूला है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, ये हटा दो बस, या फिर -n/2 से n/2 ले लो तो n+1 हो जाएगा। समझ रहे हो, जितनी लेंथ है ना उसी लेंथ से डिवाइड करो बस। एनर्जी जरा देखिए, एनर्जी होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n फ्रॉम -n to n fn के मोड का स्क्वायर, बस। यहाँ पे 1 में ये लिया है, ठीक है, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी पावर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है, सेम वही u का u, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको जरा सोल्व करके देखते हैं, उनको जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, वो जरा देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उनको जरा देखिए, तो देखिए कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, उनको जरा देखिए। देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं Fn = u1, आप बताओ एनर्जी की पावर है, ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए बताओ, पावर सिग्मा। सेम वही रूल पिछला लेक्चर लगा के देखो भाई, ऐसा है 1 1 1 1, तो ना तो ये कन्वर्ज कर रहा है ना ये डाइवर्ज कर रहा है, और ये अप टू इंफिनिटी है, तो कैसा सिग्नल आएगा, पावर सिग्नल, ठीक है। ऑल पीरियोडिक सिग्नल पावर सिग्नल, ठीक है, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है वो सारे पावर होंगे, और वो सिग्नल जो इनफाइनाइट तक होते हैं बट ना वो कन्वर्ज करते हैं ना डाइवर्ज करते हैं, ऐसे सिग्नल को भी हम पावर सिग्नल बोलते हैं। चेक करके देखते हैं इसकी पावर क्या है, इसको फॉर्मूले में डालना है। तो u1 के मोड का स्क्वायर इज u1 1, u1 तो 1 होता है ना, 1 के मोड का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 n फ्रॉम 0 to n, 0 to n, और 1/n में 2n+1, ठीक है। ये बनेगा n के लिए 0 से स्टार्ट की n तक का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बनेगा फॉर्मूले में रख दो यार, और क्या है, ठीक है। लेकिन -n से शुरू नहीं होगा, ये u है तो 0 से स्टार्ट होगा। अब बताओ क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या है, ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n+1 इनटू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी n+1, ठीक है। 0 से लेके n तक अगर आप जोड़ोगे, n की 0 पे वैल्यू 1, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 1, तो हर पे 1 1 1 1 1 ऐसे ऐड हो जाएगा, तो टोटल बनेगा n+1, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर इज 1/2। एलोप्टल को लगेगा ना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है, तो 1/2 आंसर आएगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी जब लगाओगे आंसर इज 1/2 व्हाट, दिस इज पावर फाइनाइट है। अगर एनर्जी होती तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, 1/n/2 नहीं होता, 2n+1 1 ये नहीं होता, और n टेंड्स टू इंफिनिटी करते तो इनफाइनाइट आंसर आता। समझा, एनर्जी इसकी इनफाइनाइट है और पावर इसकी है, पावर इज हाफ वोल्ट, एनर्जी 0, तो पावर सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखिए, और जरा बताता हूं आपको, और जरा निकालते हैं, देखिएगा। चलो देखिए 1/2 n u1, ये जरा देखिए, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है, जरा देखो, n की वैल्यू 0 पे 1 बनेगा, n की वैल्यू 1 पे हाफ बनेगा, हाफ, n की वैल्यू 2 पे 1/4 बन जाएगा, n की वैल्यू 3 पे 1/8 बन जाएगा, इस तरह से आएगा। समझ रहे हो, इस तरह का ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग है, डाइवर्ज हो रहा है, हाँ अप टू इंफिनिटी है ये भी, बट इधर ये डिक्रीज हो रहा है। तो देख क्या बता सकते हो, ये एनर्जी सिग्नल, दिस इज माय एनर्जी सिग्नल। कैसे निकलेगी एनर्जी, तो चलिए पहले एनर्जी ही निकाल लेते हैं। तो आप इसका स्क्वायर करो, n 0 से लेकर n तक लगा दो, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 की पावर 2n, सही है। और u तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा 1 + 1/4 प्लस 1/n को 2 करोगे तो 4 बनेगा, तो 4 कितना बनेगा 1/16 प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब बताओ, या फिर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 + 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस अप टू इंफिनिटी। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, a / 1 - r, r इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, g पे है ना ये, तो r इज 1/4, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, आंसर इज 4/3 जूल। एनर्जी फाइनाइट है। अगर मैं इसकी पावर निकालता तो पावर में क्या होता है, पावर में होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1/2n+1 और समेशन n की वैल्यू कहां से होती है इसमें, क्योंकि un है साथ में 0 to n और 1/2 ये होगा। अब इसकी वैल्यू तो फाइनल आई है, दिस इज 4/3 और डिवाइड बाय 2n+1 करते और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते तो क्या बन जाता है 0। इसका मतलब कैसे हो जाता है, पावर 0 होती है, एनर्जी फाइनाइट होती है, तो कैसे 0 हो जाता है एनर्जी से। और वैसे भी हमें देख के लगाता है एनर्जी का, तो इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल वही का वही, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए और जरा देखते हैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं बोलूं Fn इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ पाई एन। आप जानते हो पीरियोडिक सिग्नल है तो कौन सा किस टाइप का होना चाहिए, एनर्जी की पावर सिग्नल। अब क्या आएगा इसकी वैल्यू जरा देखते हैं, क्या है पावर निकालते हैं सबसे पहले, पावर जरा देखते हैं। पावर सिग्नल पावर फाइनाइट एनर्जी देखते हैं, पावर आएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n+1 समेशन -n to n 1 प्लस कोस ऑफ पाई इसका स्क्वायर, सही बात है। अब जरा देखिए इसको जरा सम करता हूं मैं, तो ये बनेगा मेरा 1/2n+1 और अंदर है समेशन n फ्रॉम -n to n, इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई n प्लस 2 कोस पाई, इस तरह का बनता है, ठीक है भाई। Fn का स्क्वायर कोस का स्क्वायर इस तरह का बनेगा। अब अगर मैं इसकी समेशन लगा दूं तो जरा देखते हैं कैसे बनता है, और ध्यान रखना लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जरा देखिए क्या बनेगा, यहां पर जरा देखिए 1 पे लगाते हैं, पहले 1 को ऐड करते हैं -n से लेकर आते कितना बनेगा 2n+1, तो पहले टर्म आएगी 1/2n+1 तो बाहर है, अंदर 1 के ऊपर जैसे आपने समेशन लगाया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2n+1, ठीक है जी, प्लस अब ये है कोस स्क्वायर पाई है, कोस स्क्वायर पाई है, ठीक है। तो आप जरा देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ पाई n का स्क्वायर, ठीक है, कोस ऑफ पाई n का स्क्वायर। अब इसकी क्या वैल्यू बनेगी, ये क्या बनेगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसको साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा बता जरा, ये बनेगा नहीं कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करेंगे, कोस ऑफ 2πn/2 क्या कहते हैं, इस तरह से लिखो तो बल्कि ये पहले नहीं लिखना चाहिए, 1 वाला पहले सॉल्व नहीं करना चाहिए, इसकी जगह लिख लो 1/2 प्लस 1/2 कोस ऑफ 2πn है जी, कोस ऑफ 2πn, ठीक है जी। अब जरा देखो ये 1/2 और 1 ये क्या बन गया 3/2, ये बन गया 3/2, ठीक है। और इसमें ये जरा देखो कोस ऑफ 2πn क्या बनेगा, मुझे ये बताओ, n की वैल्यू कुछ भी रखो 0 1 2 3 4 5 6 ये ऑलवेज 1 बनेगा, तो 3/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा 2, एक तरह से इधर 2 बन गया, नहीं इधर 2 बन गया। तो अब जरा देखिए फाइनल आंसर क्या है, तो ये बनेगा 1/2n+1 ये तो ठीक है, और ये 2 तो ये बनेगा 2 × 2n+1, 2 बाहर ले लो ना इस समय से, और 1 बचेगा, 1 को -n से करेंगे। अब इसका बताइए क्या बनेगा, प्लस 2 × बताओ कोस का क्या बनेगा, कोस के लिए 1 रखोगे, 0 रखोगे तो 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो 1, 3 रखोगे तो -1, 4 रखोगे तो 1, 5 रखोगे तो -1, इसका तो कैंसिल आउट होता जा रहा है समेशन करते जाओगे तो। लेकिन अल्टीमेटली इसकी वैल्यू फाइनली अप टू इंफिनिटी आपको इन जाना है, क्या पता लास्ट वाली कटे ना कटे, ये देखो ना n की वैल्यू 0 पे 1 1 ही 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगला -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, लास्ट में जाते जाते क्या पता ये सारे करते जा रहे हैं ना, फिर लास्ट में क्या पता करते करते 2 रह जाए और -2 काउंटर पार्ट ना आए, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, सीधी बात है, या तो +2 बचेगा या -2 या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी बट फाइनाइट वैल्यू आएगी, 3 में से कुछ हो सकते हैं 0 +2 या फिर -2 इसकी वैल्यू। अब जरा देखो ये बताओ, और लिमिट क्या है बाहर n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ क्या बनेगा बता जरा 2 प्लस फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई 2n+1 और लिमिट लगा दो, क्या चीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो खत्म हो जाएगा, आंसर इज 2 व्हाट, इसका इसकी पावर फाइनाइट है,
और पावर कितनी बता दे रहा हूं 2 वोल्ट, समझ आया? पावर इज 2 वोल्ट, ठीक है। आई होप ये ठीक हो, मुझे शायद मैंने करेक्ट किया है, गलती तो नहीं की है आई थिंक, ठीक है। मैं बस चेक कर लूं, मेरे हिसाब से ठीक हो जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखते हैं। तो मैंने बताया कि किस तरह से आप ये पावर निकालते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये जो फॉर्मूले थे एनर्जी एंड पावर के, इनसे इनको आप अप्लाई कीजिए और जब देखिएगा कैसे हम पावर निकालते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट रूल बता रखे हैं। पीरियोडिक सिग्नल सारे के सारे क्या होता है? पावर सिग्नल। जो सिग्नल अप टू इन्फिनिट होते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, उनको क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल। और जो अप टू इन्फिनिट होते हैं, ना कन्वर्ट होते हैं ना डाइवर्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पावर सिग्नल। और जो सिग्नल इन्फिनिट तक होते हैं पर डाइवर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं बताओ? नीदर एनर्जी नॉर पावर। और जो फाइनाइट लेंथ सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं? जो फाइनाइट लेंथ सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? तो ये सिग्नल है, ये कैसा सिग्नल है बताओ? आगे 0 0, ये तो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसमें कौन सा है? एनर्जी सिग्नल। पावर सिग्नल तो केवल 2 केस में बनता है, कब? या तो पावर सिग्नल की बात कर रहा हूं, या तो पीरियोडिक हो तब पावर बनेगा, या फिर कैसा हो? अप टू इन्फिनिट हो बट ना कन्वर्जिंग हो ना डाइवर्जिंग, वही वैल्यू बार बार मतलब एक तरह से वो आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम उसको पावर सिग्नल बोलेंगे। अब ये तो कन्वर्ज हो रहा है, सीधी बात है, उसका 0 0 आ गया, इसका मतलब कैसा सिग्नल लेंगे? एनर्जी सिग्नल। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसका निकाल दो, फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। ये तो बड़ा ही आसान है, एनर्जी का ही निकलेगा। इसमें समेशन कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, बस आंसर आ गया। ये तो होता फॉर्मूला, ये होता एनर्जी का माइनस n टू n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसमें माइनस n से n तक तो आने नहीं, 0 से n तक आना है बस। तो 0 पे फंक्शन का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो वो भी 1 हो गया, 2 पे जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर कर दो और 2 वो 4 हो गया। आंसर इज 6 एनर्जी इज 6, ठीक है। आई होप मैंने सही किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट जल्दी। तो मैंने बताया कि किस तरह से एनर्जी हम निकालते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, आपने पिछला अभी जस्ट मैंने इवन वाला पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था Fn का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? F ओड n का स्क्वायर प्लस F इवन n का स्क्वायर, सही है। और समेशन की लिमिट भी लगा देता हूं, फ्रॉम माइनस n टू n, तो फ्रॉम माइनस n टू n, फ्रॉम माइनस n टू n लिमिट अप्लाई कर देता हूं। अब बोथ साइड 1 अपॉन क्या कर दूं? 2n प्लस 1 लगा देता हूं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये भी 1 अपॉन 2n प्लस 1, डिवाइड करके ना बोथ साइड। और लिमिट क्या अप्लाई कर दो? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें भी लिमिट n। इसका मतलब ये तो क्या बन गई? पावर ऑफ Fn बन गया ये तो पावर ऑफ Fn इज इक्वल टू इवन सिग्नल की पावर और ओड सिग्नल की पावर, उनका सम है, बस सीधी बात है। तो जो Fn की जो टोटल पावर आएगी वो क्या आएगी? इवन पार्ट जो है इसका उसकी पावर प्लस ओड पार्ट जो आएगा उसकी पावर, दोनों का ऐड कर दो, टोटल सिग्नल की पावर आएगी, समझ आया? ऐसे एनर्जी 2n प्लस 1 मत करो बस, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, तो ये क्या बन गया? ये एनर्जी बन गया। तो एनर्जी ऑफ Fn इज ओड पार्ट की एनर्जी और इवन पार्ट की एनर्जी का सम होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट में, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी ध्यान रखिएगा, एनर्जी इवन पार्ट की और ओड पार्ट की अगर सम कर दोगे तो टोटल सिग्नल की मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप बाकी सब कुछ वही है जो आपने कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट बराबर नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब बचता है आपका कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। ये क्या होता है? अगर Fn 0 आ जाए n लेस देन 0 के लिए तो कॉजल है, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए नॉन जीरो है। Fn इज नॉट इक्वल टू 0 n पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो फिर कैसा है? कॉजल। और अगर Fn नॉन जीरो है n लेस देन 0 के लिए तो फिर कैसा आ गया? नॉन कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल नहीं, नॉन कॉजल।
एंटी कॉजल क्या होता है? जो प्योरली नेगेटिव में होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है ना, ये नॉन कॉजल, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में। एंटी कॉजल प्योरली नेगेटिव में होना चाहिए, ये एंटी कॉजल, इसको बोलते हैं एंटी कॉजल। एंटी कॉजल इज ए सबसेट ऑफ नॉन कॉजल, ये प्योरली एंटी कॉजल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट जरा देखिए। और ये मैं अभी फिलहाल सिग्नल समझा रहा हूँ, कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल। अभी आप पढ़ोगे सिस्टम के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें सिस्टम पढ़ेंगे, कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा इजी है, ध्यान से तो डायरेक्टली देखते ही पता चल जाएगा कि कॉजल है कि नॉन कॉजल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 1/2n, ये कैसा है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है? कॉजल सिग्नल है, क्योंकि 0 से आगे, ठीक है। अगर मैं लिखता 1/2n and u of -n, तो क्या है? नॉन कॉजल, मतलब नेगेटिव साइड में, ठीक है। यहाँ एंटी कॉजल भी बोल सकते हो, 0 से उस तरफ, ठीक है। तो मैंने बोला नॉन कॉजल, इसको आप नॉन कॉजल बोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलिए देखिए। नेक्स्ट तो मैंने बताया कि किस तरह से कॉजल, फिर आता है रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक, सेम वही डेफिनेशन जो आपने लास्ट में पढ़ी। और इसके कोई जरूरत नहीं, जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं सारे क्या होते हैं, डिटरमिनिस्टिक होते हैं, और जो आपके जो वेरी करते रहते हैं जिनकी वैल्यू, वो क्या होता है, रैंडम सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं या डिटरमिनिस्टिक सिग्नल जो होते हैं, उनमें अगर कोई फ्यूचर वैल्यू मुझे नहीं भी बताई गई है, वहां तक हम पहुंचे नहीं है मान लीजिए, तो पहले हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, n = 100 पे, n = 1000 पे क्या वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा, तो वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनिस्टिक होता है और रैंडम सिग्नल में बताया मैंने क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ये सिग्नल वाला पार्ट था, ठीक है, वो उसको मैं रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी जो भी आपकी वर्कबुक है, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।